हेलो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट मैथ्स मीटिंग विद एपी सर। जो हमारा टॉपिक चल रहा है पिछले 3 लेक्चर से, हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट यानी आव्यूह तथा सारणिक इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत आसान सा टॉपिक होता है जो टोटल राजस्थान बोर्ड में 10 नंबर कवर करता है और कंपटीशन एग्जाम में भी इस टॉपिक से बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने पहले लेक्चर में मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन की बात की थी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ये सारे पॉइंट्स पढ़े थे। सेकंड जो लेक्चर था उसके अंदर मैट्रिक्स पर कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, इस टॉपिक को पढ़ा था। जो जस्ट पिछला वीडियो था उसमें हमने मैट्रिक्स का एक बड़ा पार्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज यानी अवयवों का गुणन, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझा था, कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम शुरुआत करेंगे इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। तो हमारा टॉपिक ये रहेगा और जैसा पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम और बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे वो हम सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, ये आप प्लग एडिंग मतलब लिखेंगे आप अवयव गुणन के गुणधर्म। ओके, तो 1 बाय 1 मैं सारे जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी बात करना शुरू करूंगा। सबसे पहला गुणधर्म देखिएगा, जो आपने पिछला लेक्चर देखा है, मैं आपसे यही कहूंगा अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पिछले लेक्चर को देखिए और उसके बाद में इन प्रॉपर्टीज को समझिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं यहां लिख रहा हूं कि जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative। सामान्यतया अवयवों का गुणन अवयव गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। आई थिंक इस पॉइंट को आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो पिछला लेक्चर है उसमें हमने जो एग्जांपल्स किए थे बार बार इस बात का जिक्र किया था कि दो मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं ए और बी। ए को बी से मल्टीप्लाई कब किया जा सकता है? जब मैट्रिक्स ए एम क्रॉस पी ऑर्डर का हो और मैट्रिक्स बी पी क्रॉस एन ऑर्डर का हो, मतलब ये दोनों बीच वाले सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी। ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अब ये इक्वल है, इस केस में ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ए बी, वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स एम क्रॉस एन ऑर्डर का होगा। अब सोचो अगर ये केस है, जैसे मान लेता हूं मैं कि यहां ये है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की और ये है 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की, तो ऐसे केस में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का आया? 2 क्रॉस 4 का। अब देखते हैं क्या बी ए पॉसिबल है? बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। अब ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब इस केस में ए बी पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल ही नहीं है। अब जो पॉसिबल ही नहीं है तो क्या इनको हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वल आएंगे कभी? ए बी तो पॉसिबल है बट बी ए पॉसिबल नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर बी ए पॉसिबल हुआ तो क्या ए बी इक्वल टू बी आएगा? बिल्कुल नहीं, कभी कभार आ जाता है, वो एक अलग केस है। जैसे मैं आपके सामने ए और बी ले रहा हूं, ए 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, बी 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है,
ये इक्वल है, तो ए बी जो आया वो आया 2 क्रॉस 2 का। बी ए की बात करूं तो बी है वो 3 क्रॉस 2 की है और ए है वो 2 क्रॉस 3 की है। देखो अब ये सेम है, तो बी ए जो आएगा वो आएगा 3 क्रॉस 3 का। तो क्या ए बी और बी ए इक्वल आएंगे? दोनों पॉसिबल है, ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल हैं। तो दोनों पॉसिबल हैं तो दोनों का इक्वल होना जरूरी नहीं है। तो हम सिर्फ ये लिखेंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। बस क्लियर हो रही है? तो यही बात अपने में कि जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। बात क्लियर है? अच्छा जी, तो ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं आएंगे, लेकिन जैसे मैंने ये वर्ड यूज किया कि जनरली ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब कभी कभार ऐसा हो भी सकता है। अगर ऐसा है तो नोट लगा करके आप ये बात लिख सकते हैं कि अगर ए बी और बी ए इक्वल है। अब ये पहली बात तो ये है कि ये इक्वल कब हो सकते हैं। मैं ये बात कहूंगा ए बी और बी ए इक्वल उस केस में हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि होंगे ही, हो सकते हैं जब दोनों के दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हो। जैसे ए है वो 2 क्रॉस 2 का है, बी है वो भी 2 क्रॉस 2 का है, बीच वाले सेम है, मतलब रिजल्टेंट ए बी जो आएगा वो भी किस ऑर्डर का आएगा? 2 क्रॉस 2 का। अब बात करते हैं बी ए की, तो बी का ऑर्डर पहले लिखो 2 क्रॉस 2, ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, बीच वाले बराबर है, बी ए है वो भी क्या आएगा? 2 क्रॉस 2। अब देखो ए बी और बी ए के ऑर्डर सेम आ गए, इसका मतलब ऑर्डर सेम आने से सिर्फ ये नहीं होगा कि इक्वल ही होंगे, लेकिन ऐसा कहूंगा मैं कि ऐसा हो सकता है। अगर ए बी और बी ए इक्वल हैं तो ये तो पॉसिबल तभी हो पाएगा जब ए और बी दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल हैं, तो ये जरूरी कभी नहीं है कि दोनों स्क्वायर, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमेशा ए बी और बी ए इक्वल होंगे, नहीं। लेकिन जनरली कभी कभार ऐसा हो सकता है जब ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उस केस में ए बी और बी ए बराबर मिल सकता है। मैं ये कहूं मिल सकता है, नहीं कि मिलेगा। बात क्लियर हो रही है? अच्छा जी, ए बी इक्वल टू बी ए हो देन ए एंड बी कॉम्यूट टू ईच अदर। ये एक लाइन हम लिखते हैं, बार बार रिपीट करेंगे इस लाइन को, ईच अदर। ठीक है? और एक बात याद, कॉम्यूट टू ईच अदर का मतलब यहां लिख देता हूं मैं कि ए और बी परस्पर क्या है? क्रम विनिमय। ये स्पेशल केस की बात हो रही है। ए और बी क्या है? परस्पर क्रम विनिमय है। अच्छा जी, लेकिन इसके नीचे ही एक लाइन और आप लिखेंगे, ये कब पॉसिबल होगा? इट इज पॉसिबल, इट विल बी पॉसिबल when A and B both are square matrices of same order। लिख लीजिए हिंदी में, ये बात कब पॉसिबल हो सकती है? जब A और B दोनों समान क्रम के वर्ग अवयव हो। ओके? अच्छा जी, ये आपके नोट का पहला पॉइंट हो गया। नोट का दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने लिख रहा हूं। दूसरा पॉइंट है, कई बार ये स्थिति भी मिलेगी ए बी बराबर माइनस बी है। मैं ये भी कह सकता हूं या ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं है ये, एक्चुअली ये नल मैट्रिक्स है। ओके? ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू, कई बार ये केस हो सकता है आपको किसी केस, इस केस में भी
दोनों को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, क्योंकि अगर दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होंगी तो मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं है। जैसे ये 2 क्रॉस 2 की है और ये 3 क्रॉस 3 की है, तो क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। ओके, अच्छा जी, इस केस में क्या कहा जाता है, स्पेशल नाम दिया जाता है ए एंड बी आर एंटी कम्यूट टू ईच अदर। क्या लिखोगे? ए और बी परस्पर विपरीत विनिमय है, क्रम विनिमय नहीं, विपरीत विनिमय है, एंटी कॉमिट। ओके, तो ये नोट की दोनों लाइंस आप नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये पहली प्रॉपर्टी है, तो फिर से मैं रिपीट करूंगा इस चीज को कि पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल हो। अगर ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल हैं तो दोनों का इक्वल होना पॉसिबल नहीं है। बट कई बार जब ए और बी दोनों सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं तो ए बी और बी ए इक्वल आ जाता है। उस केस को हम कहते हैं ए एंड बी आर कम्यूट टू ईच अदर। ए और बी परस्पर क्रम विनिमय है। और एक केस आता है जब ए बी और इक्वल टू माइनस बी ए, ऐसे केस को हम कहते हैं ए एंड बी आर एंटी कम्यूट टू ईच अदर। ए और बी एक परस्पर विपरीत विनिमय है। ओके, अच्छा जी, इसके बाद में आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। हिंदी में मैं बोल रहा हूं। 2 क्रॉस 2 क्रम के सभी संभव अवयव ज्ञात कीजिए। फाइंड ऑल पॉसिबल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेज जो कि विच आर कम्यूट टू मैट्रिक्स ए। और मैट्रिक्स ए आपको दे रखा है 1 1 0 1। ओके, तो क्या कहेंगे, हिंदी में लिख लीजिए क्वेश्चन। 2 क्रॉस 2 क्रम के सभी संभव अवयव ज्ञात कीजिए जो अवयव ए बराबर 1 1 0 1 को के परस्पर क्रम विनिमय है। ओके, चलिए जी, तो अब आप एक बात बताओ, आप कम्यूट टू ईच अदर इस केस को क्या कहते हो कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। ओके, अब मैट्रिक्स ए आपको दे रखा है, मैट्रिक्स ए दे रखा है 1 1 0 1। मैट्रिक्स बी हमें फाइंड करना है भाई। एक मैट्रिक्स ए को कम्यूट करने वाला दूसरा मैट्रिक्स कौन है? बी है। मैट्रिक्स बी अपने को फाइंड करना। तो सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होगा। आप देखिए, कम्यूट कब होंगी या एंटी कम्यूट कब होंगी? जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो इसका मतलब जो आपकी मैट्रिक्स जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं, जो आपके लिए अननोन है, वो भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की होगी और 2 क्रॉस 2 की होगी। तो मैंने ये मान लिया ए बी सी डी। मतलब अब टारगेट क्या है हमारा? ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करना। सामने फिर से मैं लिख देता हूं, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो इस बार बी पहले लिखो, ए बी सी डी। और ए क्या था आपका? 1 1 0 1। ओके, तो ये आ गया अपने पास में 1 1 0 1। ये हमारे पास में एक इक्वेशन बन गई। बात तो समझ रहे हैं क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक ऐसी मैट्रिक्स फाइंड करनी है। अब आप एक मान के चलो, फिर यहां पर एक बी सी की बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ए बी सी डी स्मॉल ए बी सी डी की वैल्यू खूब सारी आ जाएंगी। तो उस केस के अंदर बहुत सारी मैट्रिक्स बन जाएंगी। बट आप एक बार ऐसे समझो,
ये ऑल पॉसिबल वर्ड को हटा करके सोचो। फाइंड 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेज, 2 क्रॉस 2 की एक आव्यूह ज्ञात करनी है जो कम्यूट करती है किसको, मैट्रिक्स ए को, जो मैट्रिक्स ए के साथ में क्या है, क्रम विनिमय है। ओके, तो हमने ऐसी मैट्रिक्स बी मान ली। अब हमें पहली बात तो ये होना चाहिए कि बी का ऑर्डर क्या होगा। अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो इसका मतलब बी का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 होगा। अब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मानने के लिए मैंने ए बी सी डी ऐसे 4 एलिमेंट इसमें मान लिए। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करता हूं मैं। मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए प्लस सी हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो बी प्लस डी हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो देखो 0 ए से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा सी, फिर b प्लस डी तो ये हो जाएगा सिर्फ d इक्वल टू, यहां आ जाओ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, a 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a, b 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अच्छा, फिर आगे बढ़ो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो a प्लस डी, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो सिर्फ c आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो c प्लस डी, ये आगे। अब यहां से आपको बताना है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। तो a प्लस सी किसके इक्वल होगा, स्मॉल a के। ऐसे ही b प्लस डी किसके इक्वल होगा, a प्लस b के इक्वल। बस कंपेयर करना है, c के इक्वल हो गया, d c प्लस d के इक्वल हो गया। अब सोचो यहां से आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, a से a कैंसिल हो रहा है, c इज इक्वल टू 0। ओके, c की वैल्यू 0 तो ये 0 इक्वल टू 0 ऐसा हो रहा है। d की वैल्यू क्या मिल रही है, d इक्वल टू d। यहां से देखिएगा b प्लस d इज इक्वल टू a प्लस b, b से b कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू d। बात सब क्लियर हो रही है, मतलब a और d की वैल्यू क्या आ रही है, a और d की वैल्यू इक्वल आ रही है। अच्छा जी, अब यहां से अगर मैं मैट्रिक्स b के बारे में बात करूं तो मैट्रिक्स b क्या लिखेंगे, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया a। ओके, अच्छा जी, d किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो यहां पर जो आपने d लिखा था उस d की जगह पर भी क्या लिख सकते हैं अपन, a लिख सकते हैं। बात क्लियर है। अच्छा जी, c की वैल्यू आपके पास में आ रही है 0, तो c वाली जगह पर क्या लिख सकते हैं, सॉरी c वाली जगह पर क्या लिख सकते हैं, 0। अब बात आती है b की वैल्यू। b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, b वाले को इसे एक इक्वेशन ले लो, जैसे b प्लस d इज इक्वल टू a प्लस b, ऐसे आ रहा है, यहां से नहीं आ पाएगी तो सिर्फ अपने को क्या करना है, b की जगह पर b लिख देते हैं अपन। वैल्यू आई नहीं रही है, देखो न तो a की कोई वैल्यू आ रही है न b की कोई वैल्यू आ रही है, सिर्फ c की एक फिक्स वैल्यू आ गई, c की वैल्यू 0 आ गई, बाकी हमारे पास में ये रिजल्ट आ गया। ओके, अब बात आती है कि फिर ये तो ABCD हमने माने थे और ABCD में आंसर आ गया, तभी तो ये वर्ड लिखा हुआ है ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज। ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज का मतलब यहां पर ABCD जो आपने माने थे वो क्या है, रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो A और B की अलग अलग वैल्यू लेंगे तो ये मैट्रिक्स क्या आएगी, अलग अलग आएगी। इतना ध्यान रखना है कि जो भी मैट्रिक्स आएगी उसके डायगोनल के एलिमेंट सेम होंगे। बात समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने a की वैल्यू ले ली 3, तो मैट्रिक्स b क्या बन जाएगा, 3 3 0। b की वैल्यू आपने ले ली 2 तो ये 2। अब आप a को b से और b को a से मल्टीप्लाई करके देखो, रिजल्ट सेम आएगा। अच्छा, b की वैल्यू जैसे आपने 5 ले ली, a की वैल्यू आपने 3 ले ली या 4 ले ली, तो आप सोल्व करके देखोगे ab इक्वल टू b आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ऑल पॉसिबल वर्ड इसीलिए है। आप आंसर क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू दिस वेयर a b बिलोंग्स टू r। a b दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, अलग अलग मान लेंगे तो b के अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे, वो सारे रिजल्ट्स हैं, उन्हीं को हम ये कह रहे हैं ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपके सामने हो सकते हैं। ओके, अच्छा जी, और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी कम्यूट के बारे में। सेकंड प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूं, आप लिख दीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ये लाइन फिक्स है,
मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं इफ पॉसिबल। क्यों? फिर से बात होगी कि तीन मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं, हाँ हिंदी में लिख लीजिए, आव्यूह गुणन ब्रैकेट में लिख देना, यदि संभव हो तो साहचर्य होता है। अब ये साहचर्य क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं एबीसी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एबीसी। अब ए जैसे मान लो हमारे पास में है एम क्रॉस पी ऑर्डर का, बी है वो है पी क्रॉस क्यू ऑर्डर का, और सी है वो है क्यू क्रॉस एन ऑर्डर का। तो ये पॉसिबल है क्या? देखो यहां पर ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बी और सी का मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो एबीसी आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा? एम क्रॉस एन का। अब सवाल क्या है कि अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो इनका सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, सीक्वेंस चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया तो हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी ना हो। तो एबीसी अगर आपके सामने लिखे हुए हैं, अब सवाल उठता है कि एबीसी में पहले किसको मल्टीप्लाई करें? आप ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर ए से कर दो, यहां फिर सी से कर दो, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? हमेशा सेम मिलेगा। मतलब ये ब्रैकेट हमारी मर्जी से चलेगा, लेकिन बस ध्यान इस बात का रखना है कि सीक्वेंस न बदल जाए। क्लियर है? फिर से मैं बात करूंगा कि यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कैसे आता है? आपको तीन मैट्रिक्स दे देता है ए बी सी, ठीक है, किसी भी ऑर्डर की, जैसे ये दे दिया 2 क्रॉस 3 का, ये दे दिया 3 क्रॉस 4 का, और ये दे दिया 4 क्रॉस 2 का, ठीक है। और अब आपसे कहता है कि एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, बी दे रखा है, ऐसे दे रखे हैं पूरे मैट्रिक्स, और आपसे कहा जाता है कि प्रूव दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, सिद्ध कीजिए कि अवयवों का गुणन साहचर्य होता है। तो आप क्या करेंगे? फिर पहले आप ए बी सी तीनों लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि ए बी सी संभव है, ये प्रोसेस दिखाएंगे, फिर एलएचएस साइड सोल्व करेंगे। एलएचएस साइड में क्या होगा? ए बी पर ब्रैकेट लगाओगे, सी करोगे, फिर आरएचएस साइड सोल्व करोगे। आरएचएस में क्या होगा? ए और बी सी पर ब्रैकेट लगाओगे। ए बी पर ब्रैकेट लगाने का मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई पहले करना है, फिर जो रिजल्ट आए उसको सी से मल्टीप्लाई करना है। ए बी सी पर ब्रैकेट लगाने का मतलब बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर जो रिजल्ट आए उसको ए से मल्टीप्लाई करना है। यहां से रिजल्ट दोनों जगह से सेम आएगा, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ओके, आप देखना अपने राजस्थान बोर्ड की बुक में और एनसीईआरटी दोनों में इस पॉइंट पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हैज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में लिख लीजिए, अवयवों का गुणन वितरण नियम का पालन करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हैज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? जैसे हमारे पास में तीन अवयव हैं ए बी और सी, ओके। अच्छा जी, यहां पर बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में, प्लस और माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे मान लो ये 2 क्रॉस 3 की है और ये भी 2 क्रॉस 3 की ही होनी चाहिए, तभी तो इनको ऐड कर पाएंगे। अच्छा जी, मैट्रिक्स ए है वो ऐसी होनी चाहिए, जैसे मान लेते हैं, मैं यहां लिख देता हूं 1 क्रॉस 2 की ली, आप समझ रहे हैं, 1 क्रॉस 2 की, क्योंकि ये जब दोनों ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी तो रिजल्ट आएगा, वो आएगा 2 क्रॉस 3 का। पता है ये बात कि मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स ऐड कब होती है, सब्ट्रैक्ट कब होती है? जब उनका ऑर्डर सेम होता है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी उतना ही आता है। यहां ए है, ये है 1 क्रॉस 2, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब अब इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और 1 क्रॉस 3 का आएगा। बात क्लियर है? अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे हमारी बेसिक जो अलजेब्रा है उसमें क्या होता है,
जब ऐसे लिखा हो x इंटू वाई प्लस जेड, तो हम क्या लिख देते हैं, x को y से मल्टीप्लाई कर देते हैं और x को z से मल्टीप्लाई। वैसे ही यहां करेंगे, ए बी, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ए सी। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि ए लेफ्ट में है तो जहां तक आप लिखेंगे ए लेफ्ट में रखेंगे, बी और सी राइट में है तो बी और सी राइट में रहे। बात क्लियर है? जैसे ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी लिखोगे, न कि बी ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी लिखोगे। इस बात का भी ध्यान रखना। ओके, अच्छा ऐसे मान लो ये हो a प्लस माइनस बी हो और फिर बाहर सी आ जाए। अब क्या करेंगे आप, ए सी, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे बी सी, न कि सी बी। बात क्लियर है? तो हाँ जी, यहां पर क्या होगा भाई, ए और बी ऐड हो रही है, इसका मतलब ए और बी का ऑर्डर तो सेम है और सी का ऑर्डर उसी प्रकार से है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। ऐसे केस में ये होता है। तो ये आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसको कह सकते हैं अपन वितरण नियम है। वितरण का मतलब बंट जाना। तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो बी और सी दोनों के साथ में बंट गया अलग अलग। ओके, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में एक चीज और भी लिख लो कि अगर ये केस आ गया a प्लस बी और c प्लस डी, इसका मतलब क्या है, a और b का ऑर्डर सेम है, c और d का ऑर्डर सेम है, ठीक है, क्योंकि दोनों बीच में माइनस भी हो सकता है। तो कैसे करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे ac, फिर a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे प्लस ad। प्लस माइनस वैसे चलेंगे जैसे भी, मान लो यहाँ पर माइनस होता तो ये माइनस ad होता। b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे bc, और b को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे bb। इस प्रकार से आप लिख के जाएंगे। ओके, अच्छा जी आगे अगली प्रॉपर्टी। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, तो क्या इस केस में ए से ए कैंसिल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ये हमारे पास में b इक्वल टू सी आ गया। बात समझ रहे हैं? तो इसे हम बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ, यानी निःसरण नियम। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ। इसके बाद में छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, मैं लिख रहा हूं कि हमारे पास में लिखा हुआ है ए बी और बी ए इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि ए और बी इज इक्वल टू जीरो। कई बार ऐसा होता है ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, और फिर भी इनका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, एग्जांपल्स आएंगे उनमें हम समझेंगे। तो आप लाइन लिख लीजिए, ए बी और बी ए इक्वल टू जीरो, इट डज नॉट इंप्लाइज दैट ए और बी इक्वल टू जीरो। क्या लिखेंगे, ए बी या बी ए बराबर जीरो का अर्थ यह नहीं है कि, का अर्थ यह नहीं है कि ए या बी बराबर जीरो। ओके, मैं जीरो बोल रहा हूं, इसका मतलब आप समझिए जीरो मैट्रिक्स। ओके, अच्छा जी, और आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका जो इनवर्स है, अगर मैं ये कहूं कि इफ, यदि ए और बी दोनों में से कोई भी एक जीरो आ गया, देन ए बी और बी ए दोनों क्या आएंगे, जीरो आएंगे। जीरो से मल्टीप्लाई होने पर जीरो आएगा,
लेकिन दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई भी 0 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इन सारी बातों को। अच्छा, इसमें कुछ बातें हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि ए एक वर्ग अवयव है, देन लॉ ऑफ इंडक्शन विल वर्क। लिख लीजिए हिंदी में, यदि ए एक वर्ग अवयव है तो लॉ ऑफ इंडक्शन यानी घातांक नियम, बिल्कुल सामान्य लैंग्वेज में लिखिए, यदि ए एक वर्ग अवयव है तो घातांक नियम कार्य करेगा। अब ये घातांक नियम क्या होता है? लॉ ऑफ इंडक्शन याद कीजिए कि अगर आपके पास में ए एक मैट्रिक्स है और इसके ऊपर पावर है m, ठीक है, अच्छा जी, और फिर से a के ऊपर पावर है n, तो क्या होगा? a टू दी पावर m प्लस n। ऐसे फॉर्मेट होते हैं अपने पास में, अक्ष की पावर m, अक्ष की पावर n, तो अक्ष टू दी पावर m प्लस n। ये घात के नियम होते हैं, लॉ ऑफ इंडक्शन। ओके, ऐसे ही अगर a पर पावर लगी हुई है m और उसके ऊपर पावर लग गई n, तो ये हो जाता है a की पावर mn। पावर पर पावर होती है तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अच्छा जी, a पर पावर m है, b पर भी पावर m है, तो एक साथ a b के ऊपर पावर m, ऐसा लिख देते हैं। बात क्लियर है? लेकिन ये सब के सब कब अप्लाई होंगे? जब ये क्या होंगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बात पहले भी पिछले लेक्चर में भी क्लियर हो चुकी है कि अगर एक मैट्रिक्स है मान लो 2 क्रॉस 3 का, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं है। ऐसे केस में आपसे पूछेंगे ए स्क्वायर करो, तो ए स्क्वायर कैसे करोगे? a इंटू ए, ये 2 क्रॉस 3, ये 2 क्रॉस 3, क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? नहीं है। स्क्वायर करना, क्यूब करना, पावर 4, ये सब तभी पॉसिबल हो पाएंगे जब ए क्या हो? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझ रहे? अच्छा जी, अब और आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, नोट लगा के आप लिख सकते हैं। 2 पॉइंट लिखे नोट में। नंबर 1, आई के ऊपर पावर n आ जाए तो ये आई हो जाता है वापस। आई को आप क्या समझे? आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब 1, और 1 पर कितनी भी पावर लगाओ वो का वो आएगा। आप चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये है 1 0 0 1, ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 का एक यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई अवयव। ऐसे ही 1 0 0 1, मतलब ये हुआ कि अगर इसको आई कहूं, इसको भी आई कहूं, तो ये क्या हो गया? आई स्क्वायर हो गया क्या? अब आई स्क्वायर को सोल्व करते हैं। देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, वापस वो आई आ गया। पावर 3 करोगे तो भी आई आ जाएगा, पावर 4 करोगे तो भी आई आ जाएगा। ओके, अच्छा जी, और एक बात, दूसरा पॉइंट, ए को किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या आई को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैट्रिक्स ए ही आ जाएगा। बात क्लियर है कि ए को आई से मल्टीप्लाई किया या आई को ए से मल्टीप्लाई किया है। आई को एक समझो, एक से मल्टीप्लाई करने का मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक लाइन यहां पर लिखेंगे कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A is commute to I। कोई भी वर्ग अवयव इकाई अवयव के साथ में क्या होता है? कम्यूट करती है, यानी इकाई अवयव के साथ क्रम विनिमय होती है। ए आई इज इक्वल टू आई।
समझ पा रहे बात को? अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। हटा रहा हूं ये, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जाते हैं यहां पर, और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर करना। तो पहली बात तो स्क्वायर लगना, क्यूब लगना, ये सब कब पॉसिबल होंगे? जब आपके मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ओके, अब देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप अपने ज्यादा दिमाग लगाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा नहीं। मैट्रिक्स में कैसे होगा? a प्लस बी, क्योंकि यहां हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं चाहिए। ए एंड बी बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स। नीचे लाइन लिख देना कि ए और बी दोनों क्या है? वर्ग अवयव है। अब देखो, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, ए को बी से मल्टीप्लाई किया ए बी, बी को ए से मल्टीप्लाई किया बी ए, तो इक्वल तो नहीं है ए बी और बी। बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर। अब इसमें 2 पॉइंट बनाएंगे। नंबर 1, जब ए बी बी ए के इक्वल हो, लैंग्वेज में मैं क्या लिखूंगा? व्हेन ए एंड बी आर कम्यूट टू ईच अदर, यदि ए और बी परस्पर क्रम विनिमय हो, उस केस में a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात क्लियर है? ए बी और बी ए दोनों इक्वल हो जाए तो ऐसे केस में इनको एक साथ मर्ज करके लिख सकते हैं 2ab। नंबर 2, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, मतलब ए एंड बी आर एंटी कम्यूट टू ईच अदर। ओके, ऐसे केस में क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास मिल जाएगा। देखो, ए बी इक्वल टू माइनस बी है, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी कम्यूट है। एंटी कम्यूट के केस में ये 0 भी होता है, तो क्या बचेगा इस केस में? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पॉइंट आपको कंफ्यूज करेंगे। वर्ड लिखा हुआ होगा इफ a एंड b आर कम्यूट टू ईच अदर, यदि a और b परस्पर क्रम विनिमय हो तो, और फिर कुछ और दे दिया जाता है। तो ऐसे केस में आपको अगर उस क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, कम्यूट के केस के अंदर फॉर्मूला जो आपका जनरल फॉर्मूला होता है अलजेब्रा के अंदर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन एंटी कम्यूट के केस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, और दोनों ही बात नहीं दे रखी है तो आप ये फॉर्मूला लिखेंगे। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ता हूं, a प्लस बी और a माइनस बी, सामान्यतः तो हम क्या लिख देते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहां पर भी सोचना है। ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर, ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस ए बी, बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस ए बी, सॉरी बी ए, और प्लस बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस बी स्क्वायर। यहां भी वही बात है कि दोनों क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, अच्छा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती तो ये पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि यहां क्या करना पड़ता? a इंटू ए, और a इंटू ए कब कर नहीं सकते? a इंटू ए कब कर सकते हैं? जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो। फिर आगे बढ़ो, इसमें भी 2 पॉइंट। नंबर 1, अगर ए बी और बी ए इक्वल आ जाए तो, मतलब कम्यूट, ऐसे केस में देखो ए बी और बी ए इक्वल आ गए तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आपका जनरल फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, वो बन जाएगा। लेकिन दूसरा पॉइंट, अगर ए बी इक्वल टू माइनस बी ए आ गया तो इसका मतलब बी ए इक्वल टू माइनस ए बी लिख सकते हैं। बी ए की जगह माइनस ए बी लिख देंगे तो माइनस ए बी तो माइनस 2ab हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में बोल दें। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होना शुरू हो गए, लेकिन अगर याद करेंगे तो इजीली आप समझ जाएंगे। ओके, अच्छा जी,
चलिए ये मिटा रहा हूं मैं। अच्छा, एक पॉइंट जो है, जो अभी लिखा था इससे पहले कि ए बी इज इक्वल टू 0 हो, तो ये जरूरी नहीं है कि ए बी 0 हो और बी 0 हो। सामान्यतः क्या होता है, जब दो संख्याएं आपके पास में लिखी होती है x इंटू वाई इक्वल टू 0, सोच के देखो कि अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो हम क्या लिखते हैं कि या तो x माइनस 1 0 या x माइनस 2 0, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि दो फैक्टर या दो नंबर्स या दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होके 0 कब बनते हैं, जब दोनों में से कोई सा एक 0 होना जरूरी हो। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। इस पॉइंट पर आप एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स ए आपको दे रखा है 1 1 2 2। सवाल मेरा, क्या ये जीरो मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं है। जीरो मैट्रिक्स तो वो होता है जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो, 0 0 0। मैट्रिक्स बी 1 -1 -1 1, क्या ये जीरो मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं है। अब आप ए और बी को मल्टीप्लाई करके देखो, देखिए 1 1 2 2, 1 -1 -1 1, दोनों ही नॉन जीरो हैं। अब मल्टीप्लाई करो, देखो एक को एक से मल्टीप्लाई किया एक को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, 1 -1 0, एक को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, एक को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, ये आ गया 0। दो को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, दो को -1 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 -2, फिर यहां देखो 2 -1 -2 +2 0। क्या इस केस में आंसर 0 आ गया? हाँ, अब और एक बात, ए बी 0 आ गया तो क्या बी ए भी 0 आएगा? चेक करते हैं, देखिए जरूरी नहीं है, क्योंकि हम शुरू में ये बात लिख चुके हैं कि ए बी और बी ए का इक्वल होना जरूरी नहीं है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 1 × 1 1 -2 -1 आ गया, 1 × 1 1 -2 -1 आ गया, -1 +2 तो प्लस का 1 आ गया, -1 +2 मतलब प्लस का 1 आ गया। क्या ये 0 आया? नहीं। तो दो बातें क्लियर होगी, ए बी और बी ए दोनों का इक्वल होना जरूरी नहीं है। हाँ, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन 0 आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी और ए का भी मल्टीप्लीकेशन 0 आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, अच्छा जी, एक और बात, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आपने बात कर ली, तो होल क्यूब की भी बात कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए प्लस बी का होल क्यूब भी हो सकता है, ए प्लस बी की पावर 4 भी हो सकती है, ए प्लस बी की पावर 5 भी हो सकती है। अगर जनरल बात करें ए प्लस बी की पावर n, तो आप क्या लिखोगे, a प्लस बी की पावर n, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है, nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर कम हो जाएगी n-1 b की पावर 1 हो जाएगी, nc2 a की पावर 1 और कम हो गई b की पावर 2 प्लस डैश 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 ऐसे चलते जाएंगे और कहां तक पहुंचेंगे, n a की पावर 0 हो जाएगी, b की पावर n हो जाएगी। लेकिन इट अप्लाई when ab इज इक्वल टू b, ये तभी अप्लाई करेंगे जब दोनों कम्यूट हो। अगर कम्यूट नहीं है तो यहां स्थिति अलग हो जाएगी। ओके, तो ये बात भी आप याद रखेंगे कि मैट्रिक्स में बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे कब, जब दोनों एक दूसरे के क्या परस्पर क्या होंगे, क्रम अभिनिमेय होंगी, कम्यूट टू ईच अदर। ओके, चलो अब आते हैं अपन क्वेश्चंस पर। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे। जैसे सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैट्रिक्स A has small m row
एंड मैट्रिक्स बी हैज m rows and 11 minus n column. Okay, and both AP and B exist, then find the value of m and n. लिख लीजिए हिंदी में, यदि अवयव ए में स्मॉल m पंक्तियां, m फॉर मैन की वाला, एंड n+5 कॉलम यानी स्तंभ, यदि अवयव ए में m पंक्तियां और n+5 कॉलम तथा अवयव बी में m पंक्तियां, पंक्ति सेम दोनों में, तथा 11 माइनस n स्तंभ हो, तथा ए बी और बी ए दोनों संभव हों, ए बी और बी ए दोनों संभव हों, तो m और n के मान ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन देखो, मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, दोनों पॉसिबल है। मैं ये नहीं कहा कि दोनों इक्वल है, सिर्फ ये कहा कि दोनों संभव है, दोनों पॉसिबल है। अब ए का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n+5, और बी का ऑर्डर है हमारे पास में m क्रॉस 11 माइनस। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा, जब ये इक्वल होगी। मतलब पहली इक्वेशन हमारे सामने बन गई कि n+5 इज इक्वल टू m, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अच्छा बी ए भी पॉसिबल है, तो बी और ए ऐसे लिख लो। बी का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस 11 माइनस n, और ए का ऑर्डर है m क्रॉस 5 प्लस n या n+5। अब फिर से वही बात आ गई, बी ए पॉसिबल कब होगा, जब ये इक्वल होंगे। बात क्लियर है, और ये इक्वल होंगे, इसका मतलब हो गया 11 माइनस n इज इक्वल टू m। ये आपकी दूसरी इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में ध्यान से देखिए, आरएचएस साइड सेम है, आरएचएस साइड सेम है, इसका मतलब हो गया n+5 इज इक्वल टू 11 माइनस n, मतलब एलएचएस भी क्या होगी, सेम हो जाएगी। आरएचएस दोनों साइड में क्या है, m है, इसका मतलब एलएचएस भी क्या होगी, सेम होगी। ऐसे केस में देखो, ये माइनस का n इधर आएगा तो प्लस का n हो गया, तो 2n इज इक्वल टू, ये उधर गया तो 11 में से 5 गए 6, यानी n बराबर आ गया अपने पास में कितना, 3। और n की वैल्यू कहीं भी रख दो तो 3 + 5 यानी 8, m इक्वल टू आ गया 8। तो m और n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, m की वैल्यू 8 और n की वैल्यू 3। बात क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, देखा गया है। आगे बढ़ते हैं, और बिल्कुल क्वेश्चन देखते ही विदिन सेकंड आपको सॉल्यूशन कर देना चाहिए। अब एक मजेदार क्वेश्चन, और ये है इफ A and B, two matrices such that AB is equal to B and BA is equal to A, then find A square plus a B square। हिंदी में क्या लिखोगे, यदि A और B दो अवयव
इस प्रकार है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आएगा, और बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा। तब ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ज्ञात कीजिए। ओके, क्वेश्चन लिख लीजिए, सॉल्यूशन का तरीका है। हमें ज्ञात करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा एक बात और, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि ए और बी बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कब आएगा? जब ए क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स ये 2 क्रॉस 2 का हो सकता है, 3 क्रॉस 3 का, कैसा भी हो सकता है, हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें मैट्रिक्स से मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ कंसेप्ट यूज करना। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ए इंटू ए, बात क्लियर है? प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे अपन, बी इंटू बी। ओके, अच्छा जी, इस ए की जगह पर, क्वेश्चन देखिए, इस ए की जगह पर मैं बी ए लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि बी ए इज इक्वल टू क्या है, ए है, तो इस ए की जगह पर मैंने बी ए। ऐसे ही मैंने इस बी की जगह पर ए बी लिख दिया। बात क्लियर हो रही है या नहीं? अच्छा जी, 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 मैट्रिक्स में ये ए बी, यहां ब्रैकेट लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो क्या होता है, साहचर्य होता है, यानी एसोसिएटिव होता है, तो ब्रैकेट हम अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां लगाएं। क्लियर? अच्छा जी, यहां देखिएगा, इस बी ए पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया। पूरी प्रोसेस को समझिएगा, पहले ए की जगह पर बी ए लिखा, फिर पहले इस बी की जगह पर ए बी लिखा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी और बी ए इज इक्वल टू ए, तो इसका मतलब ए की जगह बी ए लिख सकते हैं और बी की जगह पर ए बी लिख सकते हैं। तो इस ए की जगह पहले बी ए लिख दिया और इस बी की जगह पर ए बी लिख दिया। ओके, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। ए बी की जगह पर वापस क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, तो बी ए प्लस बी ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए, तो ए बी। क्लियर? अच्छा जी, बी ए की जगह पर वापस क्या लिख सकते हैं, ए, और ए बी की जगह पर वापस क्या लिख सकते हैं, बी। क्यों? है मजेदार? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इफ ए एंड बी टू मैट्रिसेस सच दैट देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो कोई कैलकुलेशन नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को और दिमाग अप्लाई करना था, वो भी फुल कंसंट्रेशन के साथ ही। अगर कहीं भी चूक हुई तो गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, और बोर्ड एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, विशेष करके सीबीएसई में पूछा जाता है, तो समझिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। तो फिर से एक बात ये कहें कि मैट्रिक्स का मतलब सामान्य जो मल्टीप्लाई करते हैं वो नहीं है। कभी सामान्य में ऐसा होता है कि दो संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ने पर दोनों संख्याओं का योग आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट मैट्रिक्स में देखो पॉसिबल हो रहा है कि दो मैट्रिक्स के स्क्वायर का सम दोनों मैट्रिक्स के सम के इक्वल आ गया। अब ये मैट्रिक्स क्या है हमें उनसे मतलब नहीं है। ओके, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, इफ यदि i प्लस a और पावर 10 इज इक्वल टू स्मॉल x a प्लस स्मॉल y I, where a is equal to 1 0 0 0, then
फाइंड x प्लस y। लिख लीजिए, यदि अब ये कंपटीशन एग्जाम लेवल क्वेश्चन है और मैक्रोमैन में कई बार एडवांस में पूछ लिए जाते हैं इस लेवल पर, यदि i प्लस ए की पावर 10 x a प्लस y i के इक्वल हो, जहां a दे रखा आपको, ये देखो 1000 है, नहीं कि ये 1001 है, i जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है 1001, ठीक है, ये आपको दे रखा है और पावर कितनी है 10। शुरू करें, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, i प्लस a और इस पर पावर है 10, क्या मैं बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय यूज कर सकता हूं क्या? हाँ, पावर होती 2, पावर होती 3, पावर होती 4, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम फॉर्मूला लगा लेते, मल्टीप्लाई करके देख लेते। लेकिन i प्लस a की पावर 10 है, तो बताइए क्या हम बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं? यह आपको सोचना है। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक लाइन लिखी है कि ia इज इक्वल टू ai, मतलब यूनिट मैट्रिक्स होता है वो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में क्या होता है, कम्यूट होता है, कम्यूट करता है, और कम्यूट करने का मतलब ये कंडीशन तभी तो थी ab इज इक्वल टू ba। अब ये इसको आप ये समझो या इसको b समझो, b प्लस a समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस b लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। और हमें पता है कि ia इज इक्वल टू ai, मतलब ab इज इक्वल टू b। तो इस केस में हम बाइनोमियल थ्योरम यूज कर रहे हैं, और बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, देखो a प्लस b की पावर n, तो 10c0, i की पावर हो गई 10 और a की पावर आ गई 0, प्लस 10c1, i की पावर 9 और a की पावर 1। यहां इस a की पावर 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, 10c1 किसी भी नंबर की पावर जैसे होती है 0 पावर लगाने पर 1 हो जाता है, वैसे ये भी क्या हो जाता है, i हो जाता है। तो क्या रहेगा, 10 i की पावर 9, a की पावर 1, प्लस 10c2, i की पावर, बोलो यहां 9 है, ऐड हो जाएगा a का स्क्वायर, प्लस डैश 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 डैश, कहां तक चलेंगे ये 10c10 और i की पावर 0 हो जाएगी, लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, और a की पावर हो जाएगी 10। बात क्लियर? आगे देखो 10c0 हमने लिखा है i की पावर n i होता है, तो ये i हो गया, प्लस 10c1, i की पावर 9 भी i हो जाएगा, 10c2, i की पावर 8 ये भी i हो गया, और a स्क्वायर, प्लस 10c10, a की पावर 10। अब एक बात, a जो है वो आपको दे रखी है, a इक्वल टू है 1000। अगर मैं आपसे कहूं कि a स्क्वायर बताओ, तो a स्क्वायर क्या होगा 1000। ध्यान से बहुत ही केयरफुली देख लीजिए, 1000। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 0, मतलब a स्क्वायर भी a के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही आप a क्यूब कैसे करोगे, a स्क्वायर इंटू a। अब a स्क्वायर 1000, a है 1000, मतलब वापस क्या है, ये स्थिति बन गई, मतलब वापस a आ जाएगा। मतलब ये जो दिया गया मैट्रिक्स है ये इस प्रकार का है कि इसके ऊपर कितने भी पावर लगाएंगे ये मैट्रिक्स वैसा का वैसा ही आपको वापस मिल जाएगा। मतलब a स्क्वायर भी यही मिल रहा है, a क्यूब भी यही मिल रहा है, a की पावर 3 भी यही मिल रहा है। तो बात ये आती है कि यहां जहां का भी आपको देखो a स्क्वायर मिल रहा है, इसको भी a लिख सकते हैं, a की पावर 3 मिलेगा उसको भी a लिख देंगे, a की पावर 10 मिलेगा उसको भी हम क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। या ऐसे देख लो, a की पावर 10 को a कैसे लिखा मैंने, हमने अभी a स्क्वायर चेक कर लिया, क्या मैं इसको a स्क्वायर की पावर 5 लिख सकता हूं। अब a स्क्वायर किसके इक्वल आया था अपने पास में, वापस a के इक्वल आ गया, a की पावर 5 आ गया, फिर a को 5 तक तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, a इंटू a 5 तक मल्टीप्लाई करके देखो वापस यही आ जाएगा। या वापस इसको ऐसे लिखो, a की पावर 5 को a स्क्वायर का स्क्वायर मतलब पावर 4 इंटू a। अब a स्क्वायर वापस a होता है, तो ये हो गया a स्क्वायर इंटू a, ये हो गया वापस a इंटू a वापस क्या हो गया a हो। तो बात ये है कि ये जितने भी a की पावर 2 3 4 5 जितने पढ़ेंगे वो सब के सब क्या हो गए, a हो जाएंगे। अच्छा जी, हमने ये भी पढ़ा है 10c0 i
प्लस टेन सी वन, आई से मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये ए प्लस टेन सी टू, ये ए आई इंटू ए हो रहा है ना, प्लस डैश 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 टेन सी टेन, और ये भी ए। तो बात देखिएगा, यहां इन सब जगह से ए कॉमन आ रहा है, ए को कॉमन लेकर के हम ऐसे लिख देते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाओ जो शुरू में दे रखा था। क्वेश्चन ये रखा था आई प्लस ए की पावर 10 इज इक्वल टू दिस। तो अब सोचो, ये यहां से देखिए, क्या ये अक्स हो गया क्या आपका? भाई ए के जो कोफिशिएंट है उसे अक्स का है, तो ए का ये पूरा कोफिशिएंट बन गया, ये अक्स हो गया, और ये क्या हो गया, आई का जो कोफिशिएंट है वो वाई हो गया। तो अब आपसे कहूंगी अक्स प्लस वाई, अक्स प्लस वाई का मतलब इन दोनों का सम, और ये दोनों क्या है, देखो मैं पहले वाई लिख लेता हूं, टेन सी जीरो प्लस टेन सी वन प्लस टेन सी टू प्लस डैश 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 टेन सी टेन। 11th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या, एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी एन, ये होता है 2 की पावर n। तो यहां पर n का काम कौन कर रहा है, 10, तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 10। ओके, नोट कर लीजिए समझ करके। तो 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो चुका है, इसलिए आज अभी और है क्वेश्चन, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कराने के बाद में आप अगर एनसीईआरटी की 3rd चैप्टर या अपने राजस्थान बोर्ड की जो 3rd चैप्टर है उसको करेंगे, तो ऐसे मतलब विद इन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कुछ नहीं लगेगा आपको, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके सामने हो रहे हैं। ओके, अच्छा, कुछ डाउट्स आए थे और उन डाउट्स को भी मैं करवाना चाह रहा था, लेकिन ये वीडियो काफी बड़ा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो डाउट्स जो भी आपने पूछे हैं मुझे व्हाट्सएप के द्वारा, उन डाउट्स को भी क्लियर करूंगा। साथ ही साथ इसी टॉपिक को हम और आगे पढ़ेंगे, इस पर कुछ 5-4 क्वेश्चन जो बहुत अच्छे लेवल के हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे, जो आईआईटी में आए हुए भी क्वेश्चन हैं उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज के लिए तो इतना ही। बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही समझदारी से इस वीडियो को रिपीट करके देखें, उससे और ज़्यादा बेहतर, क्योंकि आज क्वेश्चंस का लेवल है अच्छा है, कंसेप्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो आप आगे बहुत ही केयरफुली और बहुत ही सीरियस होकर के पढ़ेंगे तो ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा। और 1-2 टॉपिक जब क्लियर हो जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज हो जाता है, इससे हम किसी भी टाइप के एग्जाम हो उसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।